जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। इसलिए भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसके संबंध में श्री सीताराम चतुर्वेदी जी ने कहा है कि भाषा के आविर्भाव से सकल मानवीय संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। भाषा परिवर्तनशील है और इसीलिए संत कबीरदास जी ने भाषा को बहता नीर कहकर पुकारा। भाषा बहता नीर से अभिप्राय परिवर्तनशीलता से है, प्रगतिशीलता से है, जिसका अभिप्राय है कि भाषा बहते हुए पानी के समान है। भाषा कूप जल नहीं है। अतः आम बोलचाल की भाषा का जो रूप कल था वह रूप आज नहीं है, और जो रूप आज है वह कल नहीं होगा। आज विश्व प्रगति के पथ पर तीव्रता से अग्रसर होता जा रहा है। नई नई खोजों एवं आविष्कारों के कारण भाषा के शब्द भंडार में अनवरत नए शब्दों का जुड़ना एक अत्यंत स्वाभाविक क्रिया है। इस प्रकार विगत 1000 वर्षों का अगर इतिहास देखें तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि किस तरह नए शब्द प्रकाश में आते हैं और भाषा के स्वरूप को बदलते हैं। कई भाषा शास्त्रियों एवं भाषाविदों का मानना है कि कोई भी भाषा 1000 वर्षों से अधिक समय तक अपना वजूद बनाकर नहीं रख सकती। उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि परिवर्तन अवश्यम भावी है। इसी प्रकार हिंदी भाषा भी अनेक चरणों से होकर गुजरी है। अर्थात हिंदी भाषा ने अपने इस परिष्कृत रूप तक पहुँचते पहुँचते एक लंबा सफ़र तय किया है। यह सफ़र तय करते करते हिंदी भाषा में अनेक शब्द घुल मिल गए और आज उन्हें उच्चारित करते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कि यह हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। मुख्यतः हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों की भरमार है, और महज इसी कारण हिंदी मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा और राष्ट्रभाषा की भी अधिकारिणी है। और संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी भाषा आज जो भूमिका निभा रही है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। यही नहीं, हिंदी विदेशों में भी एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। हिंदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और यह हिंदी भाषा की बढ़ती ही लोकप्रियता को ही दर्शाता है कि आज विश्व के समृद्ध देशों के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। हिंदी भाषा को सीखने वालों की अब भरमार है। लोग हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा जन जन की भाषा के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। हिंदी भाषा उस पावन गंगा के समान है जो कई पर्वतों तथा मैदानों को साहसपूर्वक लांघती हुई अबाध गति से आगे बढ़ रही है। कई झरने, नाले, नदियाँ गंगा में मिलकर गंगामय हो गए और एक लंबा सफ़र तय करती हुई यह निर्झरणी अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है। इस प्रकार हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। हालांकि संवैधानिक रूप से इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना अभी बाकी है, लेकिन राजभाषा के रूप में यह संवैधानिक स्थान प्राप्त कर चुकी है। और वह दिन दूर नहीं जब संविधान में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उचित स्थान दिया जाएगा। हिंदी अपने विभिन्न पड़ावों और चरणों से होकर गुजरी है। अपने दीर्घकालीन सफर में
हिंदी भाषा में समय समय पर कई भाषाओं तथा बोलियों के शब्द मिलते गए हैं और ये पोषित व समृद्ध होती गई है। परिणाम स्वरूप आज हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली एवं लोकप्रिय भाषाओं में द्वितीय स्थान पर विराजमान है और ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की यात्रा का वर्णन करते हुए हमें वैदिक संस्कृत की ओर जाना होगा। भारत में आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी और भारत में आर्यों के आगमन से यहाँ पर संस्कृत का प्रचार प्रसार बढ़ा। ऐसा माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्यों को संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसी संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी, जो सबसे प्राचीन भाषा के रूप में जानी जाती है। इसे देववाणी तथा वेदवाणी भी कहा जाता है। इसी संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा के उद्गम के बीज निहित हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा में निरंतर परिवर्तन होते गए और इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। वैदिक संस्कृत भाषा का उच्चारण आम जनता के लिए संभव नहीं हो सका तथा उच्चारण में कई अशुद्धियों के कारण इसका रूप बदलता गया और इस बदले हुए रूप को प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाने लगा। परंतु यह परिवर्तित रूप भी लंबे समय तक अपना अस्तित्व नहीं बचा पाया। फलस्वरूप प्राकृत बदलकर पाली भाषा कहलाई, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। कालांतर में पाली भाषा में भी परिवर्तन आया और ये परिवर्तित भाषा अपभ्रंश कहलाई। इसी अपभ्रंश भाषा के बाद पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का विकास संभव हुआ। इस प्रकार हिंदी भाषा अपने विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए अपने इस वर्तमान रूप तक पहुंची है। वैदिक संस्कृत को हम समझने के लिए दो भागों में बांट सकते हैं, व्याकरण रहित रूप और व्याकरण सम्मत रूप। ये दो रूप संस्कृत के उस समय हो गए थे क्योंकि आम जनमानस के लिए संस्कृत के व्याकरण सम्मत रूप का प्रयोग करना कठिन था। पाणिनि ने व्याकरण की रचना कर इसे व्याकरण के नियमों में बांध दिया था। इसी प्रकार व्याकरण रहित रूप बदलते हुए प्राकृत हुआ, प्राकृत से पाली और पाली से अपभ्रंश और अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से होते हुए खड़ी बोली से होते हुए ये हिंदी भाषा आज अपने इस वर्तमान रूप तक पहुंची है। इसी प्रकार जो वैदिक संस्कृत का दूसरा व्याकरण सम्मत रूप था वह संस्कृत वैसा ही बना रहा जैसा कि उस काल में भी था और आज भी है। इसी प्रकार इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल से लेकर आज तक भारतवर्ष में भाषा की दृष्टि से समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक उत्तर भारत की सभी भाषाएं वैदिक संस्कृत से निकली हैं। वेदों की रचना के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वेदों की रचना महर्षि द्वैपायन वेद व्यास द्वारा आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। इन 5000 वर्षों में जो भाषाई परिवर्तन आए उन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके संबंध में इन तीनों कालखंडों के संबंध में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।